अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज रैपिड फायर जो है वो होना है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होना है। लेकिन उसमें जाने से पहले 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हो रही हैं। एक तो ये है कि आपने देखा होगा कि 22 तारीख को इंडिया में जो आपको याद होगा जहाँ पे बाबरी मस्जिद ढाई गई थी 92 में, उसके ऊपर राम मंदिर की तामीर हो रही है और उसका इफ्तिताह जो है वो मोदी साहब ने किया है। अब वो चूँकि इतना फैन-फेयर के साथ किया है और उसके ऊपर जो इम्प्रेशन लोगों को मिला है, कि वो ये है कि ये इंडिया सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ हिंदुओं के लिए है। तो चढ़ दौड़े। तो वो हो ये रहा है कि जहाँ-जहाँ पे भी मुसलमानों को वो वीक लिंक समझते हैं, वहाँ पे उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। आज भी जो एज़ वी स्पीक मैं अभी पढ़ रहा था कि मुख्तलिफ जगहों पे वहाँ पे अटैक्स हुए हैं और ख़ास तौर पे यूपी में और 1-2 जगह जो आगरा में भी हैं, मीरा रोड वग़ैरह जो है इस तरह के, वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के अटैक्स हो रहे हैं। मसाजिद जो पुरानी तारीखी मसाजिद हैं, उनको भी जो है वो डेसिक्रेट खुदा न ख़ास्ता किया जाने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। और वो लोगों को इवन बुलडोज़ किया जा रहा है, जो वहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, दुकानें जो लोगों की हैं, उनको बुलडोज़ किया जा रहा है। तो ये इसका मतलब है कि इसमें रियासती मशीनरी भी शामिल है। एक तो ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरा एक चीज़ मुझे थोड़ी-सी अफ़सोस अपने मुल्क से के हवाले से भी हुई और वो ये थी कि इस्लामाबाद में जो बलोच एक लोगों का एक ग्रुप था आया हुआ, उसको ज़बरदस्ती इन्होंने कुछ इधर-उधर की बातें करवा के और थ्रेट्स दे के तो उनको फ़ारिग करवा दिया है और वो जो बेचारे रोते गए हैं और वो मुझे यकीन करें कि बड़ा बड़ा अफ़सोस हुआ कि अपने ही मुल्क में जो इंसाफ़ माँगने आए थे, उनके साथ हमने क्या सलूक किया। तो ये इस पे भी मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ है और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को एक नए रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। उसका भी ज़रा हम देखेंगे, अगर टाइम मिला तो उस पे कोशिश करेंगे। पीटीआई का टिकटॉक पे जलसा हुआ है। बहुत अच्छा जलसा था लेकिन उसमें टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह काफ़ी आई हैं। और फिर साथ-साथ एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आपने कल देखी होगी कि जो आर्मी चीफ साहब का इंटरेक्शन हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। ये दूसरा इंटरेक्शन है, पहले डीजीआईएसआई का हुआ और अब आर्मी चीफ का हुआ। ये ज़रा बड़ा कंटिंजेंट था, तो वहाँ पे भी उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं। इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ इतनी बात ज़रूर है कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है और इलेक्शंस जो हैं उनसे पहले ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसका मैं किसी वक्त आपको फिर तजज़िया दूंगा। लेकिन चलते हैं लाहौर और बात करते हैं जनाब सीनियर सहाफ़ी शोएब मरगूब साहब से और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, जी अस्सलाम शोएब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये कुछ कैसे थोड़ा हैं आप? थोड़ा सा लगता है शार्क तो नहीं आ गई लाहौर में? नहीं, आती रहती है, वो अभी आई हुई थी टिकटॉक के मौके पर भी, लेकिन फिर भी वो अच्छा। जो टिकटॉक पर जलसा था, वो 2 करोड़ लोगों ने देखा। हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन जी, वो मेरा तो ख़्याल है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही थी कि टिकटॉक को कैसे इस्तेमाल करना है, उस हवाले से वो थोड़ा-सा उसमें ज़रा ग्लिचेज़ आ रही थी। लेकिन वो भी ठीक हो जाएँगी। उस लिहाज़ से तो पार्टिसिपेशन के लिहाज़ से तो दैट वाज़ अनप्रेसिडेंटेड। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये दीगर जो जमातें हैं, ये उनकी नकल में कब शुरू करेंगी ये अपने भी जलसे करने, क्योंकि ज़ाहिर है ये करती तो नकाली ही है ना। तो देखते हैं क्या होता जी, है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ शुरू करते हैं कि ये जो एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि इंतखाबी जो सर्वे हैं, वो आना शुरू हो गए हुए हैं। पहले गैलप का भी आया, आईपोर का भी आ गया है और उसमें देखें कि एक मज़ाक ये हो रहा है कि अब वो कह रहे हैं जी कि नून लीग जो है, वो लीड कर रही है 45% से। जब जीती थी पिछली दफ़ा, उस वक़्त 41-42% था। अब वो कह रहे हैं जी नहीं, अब ये 45% पे चली गई है और जो लीडर पाकिस्तान को बचा सकता है, वो नवाज़ शरीफ है। ये जो सर्वे हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे जी? देखिए ये सर्वे जो है ये ख़ास मख़सूस वक़्त में, मख़सूस औकात में और मख़सूस मक़ासद के लिए की जाती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। हुँ, और पहले ये इंटरनेशनल लॉबीज़ करवाती थी और यहाँ पे एक फीलर पैदा करती थी कि ये ग्राउंड बनाती थी कि इस चीज़ के लिए लोग तैयार हो जाएँ। ये एक्चुअली ज़हन-साज़ी के लिए होते थे कि एक माइंडसेट को पब्लिक में भी एस्टेब्लिश किया जाए। तो अब आप देखें कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक सर्वे आया है, उसमें 194 सीट्स नेशनल असेंबली की उन्होंने दिए 260 में से पीटीआई को, 13 सीट्स दी हैं उन्होंने नून लीग को, 43 सीट्स दी हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी को और 17 सीट्स अदर्स को दी हैं। यानी उन्होंने जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो 194 जीतेंगे नेशनल असेंबली में। अब हाँ, बाकी जो सर्वे हमारा जो लोकल मीन जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, जिनको आप हमारे यहाँ गोदी मीडिया भी कह सकते हैं, तो वो मीडिया जो यहाँ पे सर्वे जारी कर रहा है, वो तो उसी तरह से जो गरीदा फारूकी की वीडियो आउट हुई थी, जिसमें वो कह रही थी कि मैं आपसे ये पूछूँगी, आपने ये जवाब देना है, मैं आपसे ये पूछूँगी, आपने ये कहना है, आप मुझे इस हाँ, हल्के में भिजवा दें जहाँ पे आपकी वोटिंग स्ट्रेंथ हो। तो इस हाँ, तरह के सर्वे जो वोटिंग स्ट्रेंथ में किए जा रहे हैं, ये एक्चुअली ग्राउंड में जाके पिट जाते हैं।
लेकिन मैं आपको एक छोटा-सा इसमें ये अपना ऐड कर दूँ कि ये क्योंकि इन्होंने इलेक्शन को जो हमने एक पुराने प्रोग्राम में भी कहा था कि मैनेज कर लिया है। राइट। इलेक्शन स्ट्रेटजी को मैनेज कर लिया है, तो अब इनको पता है कि इन्होंने कितने परसेंट वोट हुँ, नून लीग को देने, कितने परसेंट वोट पीटीआई को देने, पीटीआई मीन इंडिपेंडेंट्स को देने, तो करना क्या है? अभी आप देखें कि जितने यहाँ पे व्लॉगर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं, जो पहले बड़ा समझे जाते थे, जिन्होंने सारी जो अपनी व्यूअरशिप है वो इस बेस पे ली कि वो इमरान है। अब वो हुँ, भी ऐसे दे रहे हैं जैसे वो बैलेंस्ड हैं। जैसे एक हुँ, बहुत यहाँ पे व्लॉग कर रहे हैं आजकल हलकों पे कि मैं आज फलाने हलके में, आज फलाने शहर में गया हूँ। तो अब उन्होंने मसलन कंसीडर ही नहीं किया जो मुल्तान का हल्का यूसुफ गिलानी का और उनके मुकाबले पे हुँ, दहीड़ी साहब जो पहले पीटीआई के टिकट पे जीते हुए थे, उसमें तीसरा कैंडिडेट जो पीटीआई का उसको उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया। उन्होंने कहा जो पेपर पे ग्राउंड रियलिटी पे हैं वो ये 2 कैंडिडेट्स हैं। तो अब ये सर्वे चूँकि लोगों ने अब अपनी मार्केट तो एस्टेब्लिश कर ली है, पैसे-पूसे उनको अपना यूट्यूब से आने शुरू हो गए इमरान खान की वजह से। तो अब वो पाकिस्तान के अंदर भी जो देखिए पैसे पीटीआई का कैंडिडेट तो नहीं दे सकता, उसके पास तो अपने पैसे तो नहीं होंगे, रोटी खाने के लिए नहीं होंगे। हाँ, तो अब हाँ, जो लोग पैसे भी दे सकते हैं, जो लोग ताकत में जिनको देखें लोग उनके करीब होते हैं जो उनको ताकत में आते नज़र आ रहे हों। अब उनको ये नज़र आ रहा है कि पहले पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट ने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था और उनकी सिंध गवर्नमेंट भी खतरे में थी। लेकिन हुँ। अब लग रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा-सा ज़हन बना लिया है और इनको करेंगे। कहीं न कहीं और ये कॉमोडिटी जो पीस बात पार्टी आप ये जो बात आप कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि 100% ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि पिछले कुछ दिनों से आपने जिस तरह गोदी मीडिया का कहा, जो पाकिस्तानी गोदी मीडिया है, उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन शुरू किया हुआ है। उसमें बड़े-बड़े लोगों को बुला के स्टूडेंट्स के साथ और पैनल डिस्कशन हो रही है। अच्छा, उधर से हम देख रहे हैं कि डीजीआईएसआई साहब का जो इंटरेक्शन होता है, जो कभी आज तक अनप्रेसिडेंटेड है, कभी ऐसे नहीं हुआ था। हम देख रहे हैं चीफ आर्मी चीफ साहब जो हैं, आज उनका हमने इंटरेक्शन पढ़ा है, उसमें कोई हज़ारों की तादाद में जो लोग थे स्टूडेंट्स थे, वो वहाँ पे बुलाए हुए थे। अब जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन मैनेज हो चुका हुआ है, इसी तरह अब उसकी फ़िज़ा बनाई जा रही है कि जनाब ये देखें सर्वे भी आने शुरू हो गए हैं। ये देखें स्टूडेंट के साथ हमने आउटरीच किया है, तो स्टूडेंट्स ने भी अपना माइंड चेंज कर लिया है। इसलिए जब रिज़ल्ट्स आएँगे तो वो कहेंगे जी देखा, ये तो हमने मेहनत की थी और उसके बाद देखें ये सारा कुछ हो गया और अब ये रिज़ल्ट आपको कबूल करना पड़ेगा। अभी मैं उसमें एक और थोड़ा-सा ऐड कर दूँ कि इन्होंने मैनेज कैसे किया है कि अब जैसे मुझे कल ही कुछ लोगों ने बताया कि उनके वोट थे कहीं और वो हुँ। इवन पौने 400 किलोमीटर के फासले पर शिफ्ट हो गए। ओए होए होए! पौने 400 किलोमीटर दूर उनका वोट चला गया फैमिली के 2 मेंबरों का और 2 मेंबर ने वो लाहौर में, 2 इस्लामाबाद में वोट डालेंगे। तो मतलब हाँ। इस तरह की सिचुएशन उन्होंने जो मैनेज है ना, वो इस तरह से किया है कि वोटों को डिवाइड कर दिया, किसी को पेरेंट्स के अपना हुँ। एड्रेस पे वोट शिफ्ट कर दिया, किसी के परमानेंट एड्रेस हाँ, पे वोट को शिफ्ट कर दिया। हालाँकि वो पिछले बल्कि एक इलेक्शन जो में हाँ। जी, 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 पिछले प्लीज़ गो अहेड। इलेक्शन में जहाँ वोट डाले गए थे, वो भी शिफ्ट कर दिए। तो अब ये हाँ। मतलब इश्यूज़ डेवलप होंगे ताकि वोटिंग कम तो हो और फिर 9 के साथ एक ज़ीरो लगाया जा सके। बिल्कुल सही बात है और यही यही चीज़ जो है, ये मैं वो जो जो मीडिया इंटरेक्शन लोगों का मैं बता रहा हूँ, जो गोदी मीडिया के जो इस वक्त शहंशाह हैं, उनका एक प्रोग्राम था, उसमें एक लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में 5 अफराद हैं, 5 अफराद के जो वोट्स हैं, वो 5 सिटीज़ में लगा दिए गए हैं। अब उस दिन वो कैसे जाके वोट डालेंगे जी 5 शहरों में? कोई कोई डाल सकता है इस तरह? ये इन्होंने किया है कि जिनको पता है कि इन्होंने वोट डालना है पीटीआई को, उनके साथ ये कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो सूरत-हाल है, इसमें अब फिर क्या चॉइस क्या बच जाती है पाकिस्तानी अवाम के पास? देखिए, पाकिस्तानी अवाम के पास तो चॉइस कुछ भी नहीं बनती। बांग्लादेश में हम देखें कि उनके पास क्या चॉइस बची जब उनकी जो दूसरी बड़ी पार्टी थी, ऑपोज़िशन पार्टी थी, उसने दूसरी मर्तबा इलेक्शन का बॉयकॉट किया। पूरी हुँ, इंटरनेशनल लॉबी जो है वो बांग्लादेश में इलेक्शंस को टॉन्ट कर रही है और अब वहाँ पे जो उनकी ऑपोज़िशन पार्टी है, उसने ये लॉन्च कर दिया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने बांग्लादेश में लॉन्च कर दिया है कि बांग्लादेश में जो इंडियंस हैं वो बांग्लादेश को छोड़ दें। क्योंकि वो हुँ, ये समझ रहे हैं कि जो हसीना वाजिद को सारी एस्टेब्लिश वहाँ पे करने के लिए पावर्स आ रही हैं, रिसोर्सेज़ आ रहे हैं, वो बिल्कुल। इंडिया से आ रहे हैं। तो बदरिया इंडिया हुँ, जो है ना वो हसीना वाजिद ने अपनी ग्रिप पहन की हुई है। तो अब वहाँ पे और अभी भी आप देखें कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने वहाँ पे एक बड़ी एक हसीना वाजिद ने अपना नॉमिनेट की एक एडवाइज़र को, बड़ी की एडवाइज़र को, तो हुँ, उन्होंने आरिफ अलवी साहब ने ये कहा कि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, मतलब पुराने देरीना फ्रेंड हैं। हुँ, हुँ, अब हुँ, मतलब हसीना वाजिद भी चूँकि ऑपोज़िशन के दबाव में आई हैं और कहीं न कहीं उन्होंने कंप्रोमाइज़ करना है। मैं आपको ये हुँ, अपने
प्रेडिक्शन भी कर दूँ, अपने सर्वे भी जो हमने भी कुछ सर्वे सुर्वे लोगों से किए होते हैं, मार्केट में तो हम भी फिर रहे हैं ना, हाँ, कि पीटीआई के साथ ये जो मर्ज़ी कर लें। मैं आपको ये आज मैं वैसे तो नहीं मानता लोगों को जो कह रहे होते हैं कि इमरान खान बाहर आने वाले हैं, कल आ जाएँगे, परसों आ जाएँगे। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। 2024 में इमरान खान जेल से बाहर होंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सर पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर ऑपोज़िशन पार्टी के तौर पे निकलेगी और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे होगी, वही जो उनकी पिछली बार एक पोज़ीशन थी वही होगी। हुँ। और इसमें तो नो डाउट दूसरे नंबर पे कौन होगा? दूसरे पे कौन होगा? दूसरे नंबर पे पीटीआई अपना पावरफुल ऑपोज़िशन के साथ पीटीआई होगी, पहले नंबर पे तो इन्होंने मैनेज किया हुआ ना। अच्छा पहले ठीक है, नंबर की ठीक। मैनेजमेंट है, पहले नंबर पे नून लीग होगी जो जो मैनेजमेंट के ज़रिए इक़्तिदार में आएगी और हुँ, दूसरे नंबर पे पीटीआई होगी जो अपने पावरफुल तरीके से ऑपोज़िशन को के तौर पर लीड करेगी और हुँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हंग पार्लियामेंट होगी, तमाम तर दबाव के बावजूद ये ग्रुपों को इस तरीके से एक लाइन में नहीं ला सकेंगे। ये हुँ। कोई मतलब इतने ताकतवर तो नहीं है कि ये उस निज़ाम को बदल दें जो अल्लाह ताला ने भी बनाया हुआ है और हुँ, उसमें हुँ, वो हुँ, भी तो लोगों को हिसाब देगा ना इसी दुनिया में। इसी दुनिया में हुँ। वो जहन्नुम भी दिखा देता है, इसी दुनिया में वो जन्नत दिखा भी देता है, दिखा देता है। दिखा देता है। तो इसी के जो ये साथ ही जुड़ा लोग हुआ जो सिचुएशन बन रही है, उसमें ये ज़रा देखें ना कि पीटीआई के जो आज़ाद सो कॉल्ड इन्होंने कहा है जी कि वो उम्मीदवार हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, अब ये कह रहे हैं जी कि वो शामिल नहीं हो सकेंगे पीटीआई में इलेक्शन जीतने के बाद भी। तो फिर इसमें कानून की क्या पोज़ीशन है? क्या कहता है कानून इस हवाले से? देखिए, जो कानून बना था इलेक्शन एक्ट में उस वक़्त जब ये मसला खड़ा हुआ था बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी किसको वोट डालें हैं। हुँ, अब हुँ, उनके लिए एक मसला ये भी था कि पार्टियां तो बाज़ों का 150 होती हैं, किसी इलेक्शन में 200 होती हैं, इस इलेक्शन में भी पौने 200 के करीब पार्टियां रजिस्टर हैं और ढेर हुँ, सारी जमातों ने इंतखाबी निशान भी लिए हैं। अब वो किसको वोट डालें तो गवर्नमेंट को ये अंदेशा होता है कि वो किसी ऐसी पार्टी को ना वोट डाल दें जो इलेक्शन में खड़ी नहीं हुई। हुँ, अच्छा, उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि जिसको इलेक्टोरल सिंबल अलॉट किए गए, सेक्शन 94 था ये, जिसको अलॉट किए गए, वो उनको वोट डालना है। अच्छा, ये शिक ठीक है। एक्चुअली इंट्रोड्यूस की गई थी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बैलेट के ज़रिए जो वोट भेजने थे किसी भी लोगों ने, वो उनके लिए थी। इवन जेल में जो लोग थे, वो भी इसी के तहत वोट डालते हैं कि जो पार्टियाँ इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, उनको वोट डालें और खड़े होने का हुँ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो पार्टी खड़ी हुई है, पार्टी तो देखें इलेक्शन में पीटीआई भी खड़ी है, लेकिन विदाउट हाँ, सिंबल है, लेकिन इलेक्शन में खड़ी हुई है। तो उन्होंने हुँ, इसके लिए शीट डाली थी। तो ये एक्चुअली ओवरसीज़ के लिए है, ये लोकल्स के लिए नहीं है। लोकल के लोकल्स के लोग लिए जो नहीं हैं है। वो चाहे एक ठीक ऐसी है। पार्टी में शामिल हो जाएँ जो रजिस्टर भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो एक डिफरेंट अमल है। हुँ, पार्टी की रजिस्ट्रेशन देखें ठीक। एक आदमी इंडिपेंडेंट बना, उसने अपनी पार्टी बना ली। क्या कर लेंगे ये? हुँ, कानून में कहाँ लिखा है कि क्या कोई बात इंडिपेंडेंट आदमी अपनी पार्टी नहीं बना सकता? नहीं तो बना ये सकता, सारी सही बात। फेक स्टोरी है और गुमराह स्टोरी है जो लोगों को खराब करने के लिए, उनको भगाने के लिए और गोली डाल रहे हैं। कम से कम टर्नआउट हो ये इसकी कोशिश भी चल रही है ना। अच्छा आप ज़रा बिल्कुल। थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि ये जो पिछले दिनों में एक इंटरव्यू हुआ उसकी बड़ी बाज़गश्त हमने सुनी। वो मौलाना फज़लुर रहमान साहब का था और उसमें हमने देखा कि जुगनू मोहसिन साहबा जो कि नजम सेठी साहब की अहलिया हैं, वो उनसे पूछती हैं कि जनाब ये आपका जो माशाल्लाह इतने बंगले-शंगले ये सब चल रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि मुझे तो गैबी मदद मिल रही है और ये आपको भी मिल जाएगी तो आप भी ले लें। और साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि बल्कि जुगनू मोहसिन साहब ने कहा कि आपने मेरे हस्बैंड से ये कहा था कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए बड़े ममालिक के जो सुफ़रा हैं, उनसे भी ज़रा बातचीत करें। तो ये क्या हो गया है जी हमारे मुल्क के अंदर? देखिए, हमने एक पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि इन पे जो मनोसल्वा उतरा है, उसके ज़रिए इन्होंने तुर्की में भी इनके बेटे ने एक अच्छी खासी जायदाद हुँ, बनाई है। हुँ, हुँ, अच्छा, जायदादें ये लोग बना रहे हैं, अब उनको ये शक होगा कि कहीं जुगनू मोहसिन को पता ना चल गया हो कि मेरी क्या जायदादें हैं। हुँ, तो हुँ, उन्होंने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा वो ऐसे जैसे आदमी झींक के थोड़ा-सा हाँ, शर्मसार तो होते तो नहीं है सियासतदानों में शर्म हो तो वो इलेक्शन में दोबारा खड़े क्यों हों? हाँ, तो हाँ, बहरकैफ ना ये चीज़ विकीलीक्स में भी आई थी जो सेकंड पॉइंट था आपका, कि इन्होंने नजम सेठी से रिक्वेस्ट की कि आप ऐसे लोगों से बात करें क्योंकि आप बड़े बाअसर हैं उन हलकों में जो इंटरनेशनल लॉबीज़ में मौसर हैं। हाँ, अमेरिकन हाँ, सफ़ीर हो गए और ग्रुप्स हो गए, थिंक टैंक्स हो गए, तो आप उनमें मेरी लॉबिंग करें। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये चाह रहे थे कि नजम सेठी उनके लॉबिस्ट बन जाएँ। तो हाँ, अब आप देखें कि जी यही चीज़ विकीलीक्स ने भी की थी। जब विकीलीक्स ने की थी तो हाँ, इसकी बड़ी ज़बरदस्त कॉन्ट्राडिक्शन दी थी हमारे मौलाना साहब ने। लेकिन अब उन्होंने इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, उनके मुँह पे क्वेश्चन हो गया था। वो सिवाय हाँ, बिल्कुल। ऐसे झूठों के कुछ नहीं कर सके क्योंकि गैबी मदद उनको आ रही थी। तो गैबी हुँ, मदद उन्होंने इस चक्कर में क्यों नहीं ले ली कि गैबी इमदाद जो है उसी को कह देते भाई तू अमरीकी सफ़ीर को राज़ी हाँ, कर। गैबी हाँ, इमदाद सही जो है बात। ना वो सिर्फ़
जायदादें बनाने तक है और मनी ट्रांसफर करने तक है, मनी लॉन्ड्रिंग तक है, बाकी नहीं मनी है। लॉन्ड्रिंग तक। ठीक है। अच्छा 9 मई की तरफ आते हैं जी कि 9 मई जो मामलात चल रहे हैं, अभी उनको 9 माह हो गए हैं। 9 माह में भी अभी तक हमने देखा है कि कोई चालान पेश नहीं हुआ। ये क्या वजह है और क्यों नहीं हुआ? देखिए, चालान का कानून तो ये कहता है कि जैसे ही कोई इंसिडेंट अकर होता है तो उसके 14 डेज़ के अंदर पुलिस चालान कोर्ट में पेश करे। हुँ, हुँ, अच्छा, हमारे जो इस वक़्त कादी साहब हैं, कादी उल कज़ात हैं, चीफ़ जस्टिस हैं, वो हर चीज़ का एक एक्शन ले रहे हैं और उन्होंने बंद केसेज़ भी खोलना शुरू कर दिए हैं। तो हाँ, वो ये केस इस केस में वो एक्शन भी ले सकते हैं कि भई आपने जो 14 रोज़ में चालान पेश करना था, 9 माह हो गए लोगों को जेलों में पड़े हुए, तो आप क्यों नहीं कर रहे? हाँ, और हाँ, हम एक ऐसे जस्टिस थे जो ह्यूमन राइट्स के बड़े चैंपियन समझे भी जाते हैं, अपने आप को क्लेम भी करते हैं और वो ख़ास तौर पर जो जेंडर जस्टिस है, यानी हाँ, ख़वातीन को जो इंसाफ़ मिलना चाहिए, उसको भी उन्होंने अपनी बेगम को साथ खड़ी करके ये तासुर दिया। लोगों ने ये तासुर उससे लिया, मकसद उनका चाहे कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक ने हाँ, ये तासुर लिया कि वो शायद जस्टिस के हामी हैं और उनकी वाइफ़ के साथ चूँकि ज़्यादती हुई थी, तो उसको हाँ, अपना वो कंपनसेशन के तौर पर उनको साथ खड़ा किया। तो अब जो ख़वातीन जेलों में, जो बच्चियाँ बेचारी सड़कों पे अपने असीर वालिदैन की, बाप की, माँ की कन्फेसिंग कर रही हैं, उनको भी जस्टिस दें। तो जस्टिस सही बात है। डिमांड करता है 14 दिन में, जस्टिस डिलेड जो बिल है ना, चाहे हो भी जाए तो वो डिनाइड ही होता है। हमारी बिल्कुल सुप्रीम सही कोर्ट बात। ने एक ऐसा भी फैसला दिया था जिसमें 26-27 साल बाद एक आदमी को बरी किया तो पता लगा वो तो मर चुका है। हाँ, हाँ, हाँ। और इसी से जुड़ा हुआ एक जनाब कातिल कुज़ात साहब के हवाले से एक क्वेश्चन ये भी है कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब जो थे हमारे फॉर्मर सूरी साहब, उनको कहा है जी कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है। तो उन्हें फिर अब सुप्रीम कोर्ट में तलब करके क्या करना चाहते हैं जी? देखिए, कानून में एक बेसिक चीज़ है जो हम उर्दू में पढ़ते हैं असलतन और वकालतन। आपने भी पढ़ा होगा, यानी आदमी या हुँ, तो खुद अपीयर हो या अपने वकील के ज़रिए अपीयर हो। ये एक लॉ का प्रेसिडेंट भी है, लॉ में अनरिटन और रिटन लॉ में भी ये आ जाता है, मुख्तलिफ फ़ैसलों में भी है और बाज़ औक़ात तो सिर्फ़ आदमी वकालतन ही अपीयर होता है कि वकील अपीयर हो गया और आदमी खुद कहीं और होता है। ये हाँ, पहला केस है जिसमें हमारे मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने खुद इरशाद फरमाया, ऑर्डर फरमाया कि आप बनफ़्स नफ़ीस अपना जवाब लेकर हाज़िर हों। हाँ, तो हाँ, हालाँकि उनको ये पता है कि वो जब बनफ़्स नफ़ीस हाज़िर होंगे तो बीच में जो बनफ़्स नफ़ीस हैं वो उनको उठा के ले जाएँगे। जो हाँ, हाँ, ऑफ़िसर से भी सवाल हुआ कि क्या वो वाली गाड़ी तो मेरे घर में नहीं आ जाएगी? तो हुँ, उन्होंने कहा नहीं, आप तो हमारे अपने हैं तो आपके साथ कुछ नहीं हुँ, होगा। वो तो गैर हैं हुँ, जिनके साथ डाले-डाले फिर रहे हैं इधर-उधर वो गैर हैं एक्चुअली। तो ये उनके जवाब से पता लगा। तो अब ठीक है। ये जो सिचुएशन है ना, ये इस लिहाज़ से मतलब बड़ी एक यूनिक और मुनफ़रिद है कि उन्होंने वकालत को बीच में से निकाल दिया है। और ये तो हुँ, फ्यूचर में इसके क्या असरात बरामद होंगे ये तो हम बाद में देखेंगे। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो लॉ कम्युनिटी है वो इस चीज़ को मॉनिटर करे कि कौन-कौन सी डेविएशंस हैं, जो हुँ, पिछले 2-3 सालों में कॉन्स्टिट्यूशन से हुई, लॉ से हुई और प्रेसिडेंट से हुई। तो इन तीनों हाँ, का एक फॉर्मेट बना के फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएँ कि भाई अब आप इन चीज़ों की तशरीह फरमा दें ताकि वन्स फॉर ऑल ये हुँ। फ्यूचर के लिए भी डिसाइड हो जाए कि ऐसे भी हो डिसाइड सकता हो है। जाए। हाँ, ठीक बात। जी। अच्छा ये जो आजकल बड़ा सीज़न चला हुआ है मंशूर का मैनिफेस्टोज़ जो हैं वो आ रहे हैं, सारी जितना हम देख रहे हैं पार्टीज़ वो आगे-आगे आ रही हैं और पेश कर दिए गए उन्होंने मंशूर जो हैं। आपने उनका ज़ाहिर है जायज़ा लिया होगा, इसमें कौन-सा मंशूर और किसका मंशूर आपको सबसे अच्छा लग रहा है? देखिए, मंशूर में ज़्यादातर तो कॉपी पेस्ट चल रहा है। कॉपी पेस्ट हाँ, ऐसे है कि जो हमज़ा शहबाज़ ने अपने पिछले जो जो उनकी टेन्योरशिप थी ख़त्म हो गई थी कोर्ट के फैसले के बाद, तो अदम एतमाद के बाद, तो वो जो उनके उस वक़्त उन्होंने कहा था कि मैं 100 यूनिट दूँगा, बाद में बढ़ा के 200 यूनिट फ्री कर दूँगा। हुँ, अब इस हुँ, चीज़ को 300 फ्री यूनिट पे चले गए। एक्चुअली ये हाँ, कॉपी है इंडिया में जो केजरीवाल ने दिल्ली में किया। अच्छा, उन्होंने ये कहाँ से पैसे निकाले इसके लिए? उन्होंने पैसे ऐसे निकाले कि एक तो वहाँ पे कोई आईएमएफ नहीं था, वहाँ पे कोई नेपरा नहीं थी, वहाँ पे कोई ओगरा नहीं थी हाँ, जो एनर्जी प्राइसेस को अपना मॉनिटर करे। पाकिस्तान में एनर्जी प्राइसेस की मॉनिटरिंग के लिए मौजूद है नेपरा और ओगरा। नेपरा यहाँ पे प्राइस फिक्सेशन करती है। अच्छा, उन्होंने केजरीवाल ने ये किया कि मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट थे उनमें पैसे बचाए और वो पैसे बचा हाँ, के उन्होंने आगे डाइवर्ट कर दिए 300 यूनिट फ्री तक, ट्रैवल उन्होंने खवातीन का फ्री कर दिया, बूढ़ों का फ्री कर दिया, हाँ, हेल्थ फैसिलिटीज़ उन्होंने बहुत सी फ्री कर दी। हमारे कमाल है यहाँ वैसे। ये मुमकिन नहीं है, मैं ये बता दूँ कि हमारे यहाँ ये हुँ, मुमकिन नहीं है कि हमारा जो 4000 पाकिस्तानी रुपए तक पहुँच चुका हुआ है, जो सर्कुलर डेट एनर्जी का है, 4000 अरब रुपए तक। हुँ, और हमारे हुँ, यहाँ नेपरा ने ये अपने फैसलों में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई
फैसिलिटी कोई रिलीफ देना है कंज्यूमर को, तो वो रिलीफ दे कंज्यूमर से लेकर या अपने फंड से। हाँ, मसलन अच्छा। अगर ये 300 यूनिट के नीचे-नीचे बजट में रिलीफ देंगे तो मुझे बिल बढ़ा देंगे। यानी मेरी बिजली जो इस वक़्त ₹60 पर यूनिट पड़ रही है, वो 300 यूनिट हुँ, फ्री देने के लिए 70-80 पे पहुँच जाएगी। तो भाई मैं हाँ, क्यों फैसिलिटेट करूँ अपने उन लोगों को जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ और उस ज़रिए से ज़बरदस्ती करूँ। ये वो मामला है जो हुकूमत ने जब ज़कात ऑर्डिनेंस जारी किया था, तो हुँ, हुकूमत ने हुँ, ज़बरदस्ती कहा कि मैं ज़कात दूँगा। हालाँकि इस्लाम में तो ये कि आप ज़कात सबसे पहले अपने रिश्तेदार जो कमज़ोर हैं, उनसे शुरू करें। बिल्कुल, हुकूमत ने हाँ, कहा नहीं, नहीं हम करेंगे जिसको मर्ज़ी दें और साथ असेसमेंट का भारी भरकम का खर्चा डाल दिया। तो अब हाँ, इसमें हमें ये देखना है कि और इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को मॉनिटर करे कि ये इनके लिए किस हद तक फ़ीज़िबल भी है और किस हद तक ये हुँ, काबिल अमल है ठीक है, और किस ठीक है। हद तक जो अच्छा, हमारे इंटरनेशनल मानदंड उसमें फिट इन है और जिन लोगों के मैनिफेस्टोज़ में अपना आलमी इदारों के मुनाफ़ी हैं और हुँ, नाकाबिल अमल हैं, उन जमातों को वो इलेक्शन कैंपेन से बाहर कर दे। बाहर कर दें। अच्छा एक प्रेडिक्शन मुझे याद आ रही है आपने की थी कि पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश के हवाले से। अब मोहतरम हमारे जो सोलंकी साहब हैं, जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। ये आपने कोई इल्म नजूम पढ़ा हुआ है या क्या आपको पहले से कोई शार्क आके बता देती है कि क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल जी, मैं भी उतना ही बड़ा नजूमी हूँ जितने बड़े नजूमी हमारे पाकिस्तान में फिर रहे हैं। वो हुँ, मुख्तलिफ तरह के प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो वैसी प्रेडिक्शन मैं भी कर सकता हूँ, मैंने भी कर दी हुई है। मुझे भी पता है कि इस साल में कौन से सूरज ग्रहण लगने हैं, कौन से अपना चाँद ग्रहण लगने, उसके क्या इम्पैक्ट आएँगे। देखें, कोई बात नहीं कर हाँ, रहा, जो नजूमी बात कर रहे हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि उसके सितारे स्ट्रॉन्ग हैं, उसके सितारे वीक हैं। भई हाँ, किस बिलावल और तरह मरियम को भी स्ट्रॉन्ग कर दिए उन्होंने, फर्क कर रहे सामिया हैं कि जी वगैरह ने। लियो आपसी ज़िम्मेदारी का लियो अगर लियो स्टार है तो 2, 3, 4 करोड़ लोगों का लियो हो सकता है पाकिस्तान में, 1 करोड़ लोगों का भी हो सकता है। क्या वो हाँ, सारे ही सदर प्राइम मिनिस्टर बन जाएँगे? क्या उन सबके सितारे हाँ, स्ट्रॉन्ग हैं? तो इसमें हाँ, मैटर करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या थी, मून की डायरेक्शन क्या थी, सन का एंगल क्या था, हुँ, तो ये सारा मैटर करता है। अच्छा, फिर वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे थे ग्रहण लग रहा है। अब भई देखें, पहला जो लूनर चाँद ग्रहण है वो लगेगा अपना मीज़ान में, लिब्रा में 25 मार्च को। दूसरा हुँ, जो चाँद ग्रहण है वो लगेगा 17 सितंबर को पाइसेस में, अच्छा होत में। अच्छा, अच्छा इसी तरीके से जो सूरज ग्रहण है वो भी लगेंगे 2 अक्टूबर को लगेगा दूसरा सूरज ग्रहण और पहला सूरज ग्रहण लगेगा 8 अप्रैल को। अच्छा ये हाँ, दोनों जो हैं ये भी लगेंगे पाइसेस में और एरीज़ में। अब देखना ये है कि इनके इनकी इम्पैक्ट कोई ऐसे अक्रॉस द वर्ल्ड सब पे थोड़ी एक तरह के होते हैं। कोई हुँ, कहीं पैदा हुआ है, कोई कहीं पैदा हुआ है, कोई किसी हाँ, और खित्ते में मुकीम है, कोई किसी और खित्ते में मुकीम है। तो बहरकैफ जो मैं देख रहा हूँ ना वो यही है कि इस वक़्त जो मैनेजमेंट है वो सितारों से ज़्यादा मौसर है और वो सितारों पे छाई हुई है। हाँ, सही भी ऐसे है। सितारे अच्छा तो जी ज़रा हाँ, हाँ, प्लीज़। पीटीआई के देखें पीटीआई के सितारे चूँकि 2 एक गलत फैसलों की वज़ह से कमज़ोर पड़ गए हैं सितारे, पीटीआई के गर्दिश स्ट्रॉन्ग में। हैं। 25 मार्च को उसने जब अपनी उठान ली तो उस वक़्त इनकी हुँ, सिचुएशन बहुत अच्छी थी और ये आगे हुँ, 2008 में और स्ट्रॉन्ग हो गए। अब ये 2024 में जो है ना इसी साल में हम देखेंगे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान चूँकि अभी जेल में हैं और मैनेजमेंट के ज़रिए से उनको आउट करके देखें सितारों पे भी तो छाए रहते हैं ना हुँ, क्योंकि उनके भी तो हाँ, सितारे हैं ना। जो हाँ, हाँ, मैनेजमेंट कह बिल्कुल। रहे हैं उनके भी तो सितारे हैं ना। तो हाँ, उनके हाँ, पास भी मार्स है, उनके पास भी यूरेनस है जो उथल-पुथल कर देते हैं, उनके पास भी मतलब अपना कैप्रिकॉर्न है, चीज़ें उनके पास में जो चीज़ों को मैनेज कर रही होती है, यूरेनस भी है जो हुँ, चीज़ों को बड़ा हुँ। करता है। तो ये सारे स्टार्स जो हैं ये तो ऐसे उसमें जो मैं देख रहा हूँ ना उसमें यही है कि ये हाँ, आगे हमारा फ्यूचर बड़ा वोलाटाइल और बड़ा जिसको कहते हैं ना कि एक अनस्टेबल किस्म का हमारा फ्यूचर होगा। अनस्टेबल हो तो तो अब बाद लोग यहाँ फिर पे ये कहेंगे जो आप मायूसी फैला रहा है, मैं मायूसी नहीं फैला रहा। हाँ, मैं मायूसी नहीं फैला रहा, हक़ाइक़ को डिस्कस करना कोई मायूसी नहीं होती। हुँ, आप हुँ, लोगों के घरों में जो मायूसी है, उसको दूर कीजिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो महँगाई है, हाँ, जो हाँ। लोगों से अपने अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे, गैस के बिल पूरे नहीं हो रहे, उसको दूर करें तो मायूसी पूरे मुल्क में खत्म हो जाएगी और इवन वो कहीं नज़र नहीं आएगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे ठीक है, टिकटॉक हो। ठीक है। जी। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे कि आपने ये बताया सितारों के हवाले से, तो फिर ये जो असद मजीद और क्या नाम है उनका जो हमारे एम्बेसडर थे, उनका वहाँ पे यूएस में और फिर आज़म खान की जो गवाहियाँ आई हैं, क्या उनसे आपको लग रहा है कि इमरान खान के जो सितारे अभी आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि 24 में वो इमरान खान जो है वो रिहा होंगे, तो क्या फिर वाक़ईतन आप देख रहे हैं कि ये सितारों का और ये सब कुछ मिला के और ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के, तो इमरान खान रिहा होने वाले हैं 24 में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो पोज़ीशन इस वक़्त है, वो ये है कि असद मजीद और आज़म खान की जो गवाहियाँ हैं
वो इट डिपेंड करता है कि जो जज है वो किस तरफ को देख रहा है और वो क्या फैसला करने के लिए माइंड बना के बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ आप देखें कि जब ऑब्जर्वेशंस आ रही होती हैं, जब सवालात आ रहे होते हैं, तो हम खुद भी समझ जाते हैं कि जज ने फैसला क्या देना है। मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल जितने भी केसेस पाकिस्तान में अब तक दायर हुए, चाहे वो मौलवी मुश्ताक हुसैन की अदालत में भुट्टो का केस हो, चाहे वो अपना नसीम अली शाह की अदालत में कोई असेंबली की बहाली का केस हो, चाहे वो ख्वाजा तारिक रहीम का केस हो। खालिद अनवर कोई नॉन वकील नहीं थे, कहीं नाम नहीं सुना था, लेकिन जब वो इसके नवाज शरीफ साहब के वकील बने, तो उस वक्त फिर वो उनसे सवालात नसीम हसन शाह ने वो मुकदमा लड़ा। तो जब जज 25-30 सवाल कर ले और ऐसे सवाल कर ले जो मतलब फंसाने वाले हों, और ऐसे सवाल को देखें, अगर पीटीआई केस में 12 जो लोग थे जो नाराज थे और इलेक्शन के उसमें थे, उनको ना बुलाया जाता, क्योंकि वो कंप्लेनेंट तो नहीं थे, फरीकीन एक आदमी था, तो बाकी तो टेलीविजन पे आ रहे थे। तो वो कब बने केस में, कैसे पता लगा, उनको उतना टाइम ना दिया जाता, और जिन्होंने इलेक्शन लड़ा वो भी 25-30 थे, इमरान खान को खुद बुला लिया जाता, बैरिस्टर गोर के अलावा और जो 30-40 थे जो न्याजी जो पीटीआई की तरफ से केस लड़ रहे थे, उनको बुला लिया जाता, उमैर न्याजी साहब को। तो उसकी सिचुएशन कुछ और होती है। तो केस में अगर आप 2 गवाहों को ना बुलाएं, 2 गवाहों को एक्स्ट्रा बुला लें, जैसे अभी आपने कहा कि कासिम सूरी साहब इन पर्सन अपीयर हों, उनको वकील के तौर पे बुलाएंगे तो पॉलिटिक्स कुछ और होगी, इन पर्सन बुलाएंगे तो मैं लिख देता हूँ कि पॉलिटिक्स पाकिस्तान की कुछ और होगी। तो लॉ पे चलना चाहिए हमें। जी हाँ, लॉ पे चलना चाहिए और साथ-साथ लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि नवाज शरीफ जो हैं, उनको और नून लीग जो उनकी पार्टी है, उसको लंबी-लंबी तारीखें मिल रही हैं। ये अजीब-सा तमाशा चल रहा है और साथ-साथ ये भी मुझे बताएँ कि क्या इस तमाम सूरत-ए-हाल में, इसके तमाम सपोर्ट के बावजूद क्या नवाज शरीफ के लिए इंतखाबात जीतना आसान है? जी हाँ, बिल्कुल देखिए, इस वक़्त जो हम देख रहे हैं ना, लोग ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं इवन नवाज शरीफ के स्टार्स के साथ मरियम के भी, और मरियम की जो पॉलिटिक्स है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो बैकफुटिंग पर हैं। आप देखें कि नवाज शरीफ के जलसे में भी मरियम बाद में आती हैं, यानी जो हेड पार्टी के जिसको हेड समझ रही है उसको मरियम को बना के पेश किया हुआ है। लेकिन मरियम में और बिलावल में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि वो इन नियर फ्यूचर यानी 1-2 साल के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ। अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन मुझे तो नज़र नहीं आ रही। जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी इनको सपोर्ट नहीं करती। क्योंकि जो इमरान खान की पोजीशन होगी इसी साल में बनने वाली है, वो कोई इतनी ईज़ी और कंफर्टेबल नहीं होगी कि वो उसको ये आसानी से हज़म कर जाएँ। हाँ, नो डाउट कि इस वक़्त अगर मैं नबी नजूमी बन जाऊँ तो उनके स्टार्स इस वक़्त ताकतवर हैं और वो नून लीग को नवाज़ शरीफ से बेहतर तौर पर उठाने की पोज़ीशन में है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के पास कहने को कुछ है नहीं। एक ऐसे आदमी के पास जो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नाकाम हो गया, तो उसके बाद कहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होगा। अब देखना ये है कि इसमें जो बिलावल हैं और या जो अपना ये मरियम साहिबा हैं, ये अपनी पॉलिटिक्स किस तरह चलाती हैं, ये बड़ी कंप्रोमाइज़ के साथ चल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में आसिफ ज़रदारी और शहबाज अहम होंगे, क्योंकि ये बार्गेनिंग के बादशाह हैं। मतलब शहबाज शरीफ साहब डोसाइल हैं, कोई इतने वो कंप्रोमाइज़िंग है, जैसे 18 महीने उन्होंने पीडीएम को बहुत ही के साथ डोसाइल चलाया। हाँ। इसी तरीके से जैसे आसिफ ज़रदारी हैं, वो तो कहते हैं वही अपना भुट्टो की बात के 70 क्लिफ्टन और मज़ार-ए-कायद के अलावा जो मर्ज़ी दे दो, ले लो। अच्छा, अब जैसे आसिफ ज़रदारी जब थे उनके दौर में आप देखें कि जी रेलवे को कितना लॉस हो गया था, जो बाद में आके ख्वाजा साहब ने बताया कि जी इतना लॉस हो गया था, और उनका ऑयल जो है एक्सपेंडिचर बंद ट्रेनों पर चलती ट्रेनों से ज़्यादा हो गए थे। लेकिन क्योंकि एक ओवरऑल परसेप्शन था कि जो मर्ज़ी खा लो, हुकूमत मेरी आराम से चलती रहे। तो ये आसिफ ज़रदारी फ़ॉर्मूला है सबसे भारी का। वो ठीक है, लेकिन आखिरी सवाल ये है कि पीटीआई का जो बल्ला है, वो मुझे बताएँ क्या मिलने जा रहा है? क्योंकि पीटीआई के जो वकील हैं, उन्होंने बड़ा कोई कानूनी किस्म का दाँव-पेच लगाया है। आप देख रहे हैं कि बल्ला मिल जाएगा? देखिए, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि हमें बल्ले की पॉलिटिक्स से निकल के एकदम किसी और तरफ चले जाना चाहिए था। हम मीन्स पीटीआई को। हम उनके एडवाइज़र बने ना खुद साख्ता किस्म के। तो और इसका हमको नुकसान हुआ। जब वकीलों ने उनको कहा नहीं, जब शहर में आगे इमरान खान है, उन सोशल मीडिया के जिन्होंने ये कहा कि बल्ला कल मिल जाएगा, बल्ला परसों मिल जाएगा। बल्ले का फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है या उन लोगों ने करना है जिन्होंने किया है। तो जो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। ठीक तो है, चलें। अब बल्ले का फैसला देखें, अब ये इसमें प्ली उन्होंने ये ली है कि मैंने बतौर सलमान अकरम राजा साहब ने प्ली ली है कोर्ट में कि मैंने जो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, उसमें मैंने अपना पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा। तो जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा, तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए।
बल्ला बेशक ना दिया जाए, लेकिन उनका कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। अच्छा, अब लोग ये अज़्यूम कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ ब्लॉगर्स वगैरह सारे, वो ये अज़्यूम कर रहे हैं कि उनका केस स्ट्रॉन्ग है तो वो जीत भी जाएँगे, लेकिन इसका फैसला अगर 18 फरवरी को तो क्या कर लेंगे हाँ, कोई तो फिर नहीं। क्या कर लेंगे? इसका हाँ, सही फैसला बात। अगर 9 फरवरी को तो क्या कर लेंगे, 7 फरवरी को तो क्या कर लेंगे। तो ये सारा इर्रेलेवेंट डिबेट है। मेरे ख्याल में इस बहस से निकल के उनको अपनी उसमें करना चाहिए, और जो शार्क कैंपेन पे। मुल्क में उसमें आप देखें कि वो तमाम पेजेस ब्लॉक कर दिए, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, हुँ, जिस पे ये पता लग रहा था कि पीटीआई का कैंडिडेट कौन है। और वो सारे हाँ, पेज चल रहे हैं पीटीआई के कैंडिडेट के नाम से जाली बने हुए हैं, जिस पे जाली लोग पड़े हुए जाली हैं। बन हाँ, हाँ, जाली तो बनवाए हुए गए हैं। हाँ, जी, ठीक है। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया सुहेब भाई, इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी और फिर हम देखेंगे कि शार्क जो है वो आइंदा 2-3 दिन में क्या काम करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक